Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss the MCQs of Unit 3 Environmental Pollution. So let's start. Okay. First MCQ is asthma patients are especially sensitive to the pollution, air pollution. ओके सो जो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो दमे के मरीज़ होते हैं जिनको सांस लेने में जो है तो वो प्रॉब्लम होती है और वो जो होते हैं ना वो ज़्यादातर जो एयर पोल्यूशन अगर हो तो फिर उनको ज़्यादा मसला होता है क्योंकि सांस लेना जो है ना वो हवा के साथ जो है तो वो कनेक्टेड है तो जैसे अगर हवा में जो है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन सो उनको थोड़ा रिस्पायर करने में ना मुश्किल पेश आएगी तो इसीलिए अगर पोल्यूशन होगी तो फिर वो अच्छे से जो है तो रिस्पायर नहीं कर पाएंगे इस वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जी एयर पोल्यूशन से The second MCQ is scientists discovered ozone hole in year of 1985. ओके सो जो ओज़ोन होल है और ओज़ोन लेयर है इन दोनों में बहुत फ़र्क है क्योंकि ओज़ोन लेयर वो प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द अर्थ सरफेस जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेस को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है तो जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ती जाती है और ये सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं तो इन्हीं की वजह से जब ये जो पोल्यूशन है जब ऊपर आसमान में जाती है या फिर उसकी वजह से जो है तो ओज़ोन लेयर में एक होल हो गया है और उसको हम कहते हैं ओज़ोन होल तो इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था 1985 में Environmental pollution has caused global warming, climatic change, greenhouse effect, all of these three options. So the correct option is that all of three options क्योंकि environmental pollution जो होती है ना वो global warming से भी काज होती है वो climatic change से भी काज हो जाती है और greenhouse effect से भी काज होती है तो इसमें ये तीनों आते हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे है कि ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर सो इट इज़ द ग्लोबल वार्मिंग सो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है ना जब जो टेम्परेचर होता है अर्थ का जब वो इंक्रीज़ हो जाता है एक छोटे से एरिया पे या किसी एक कंट्री पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जब पूरे अर्थ को अफेक्ट करती है ये ग्लोबल वार्मिंग और ये जब टेम्परेचर पूरी अर्थ का इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग तो आगे हमारे पास है क्लाइमेटिक चेंज अब क्लाइमेटिक चेंज मतलब कि जब क्लाइमेट जो होता है वो चेंज हो जाता है ठीक है तो उसकी वजह से पोल्यूशन कॉज होती है वो कैसे कॉज होती है कि देखें अब जब क्लाइमेट चेंज होता जाएगा कि जैसे जैसे जो है तो वो ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ होती जाएगी तो क्लाइमेटिक चेंज जो होगा वो आता रहेगा अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो ग्लोबल वार्मिंग है और टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है और माउंटेन्स पर जो ग्लेशियर होते हैं ना अगर वो मेल्ट हो रहे हैं हॉट टेम्परेचर की वजह से और जब वो मेल्ट होकर नीचे रिवर्स में और लेक्स में जब उनका पानी है जब वो जाता है तो वो फ्लड कास्ट करता है जब फ्लड कास्ट करता है तो जब फ्लड आता है तो वो अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लेकर आता बल्कि वो अपने साथ बहुत सी बीमारियां और जर्म्स और बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है उसका तो फिर ये भी जो होता है ये पोल्यूशन को कॉज करता है द थर्ड इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सो अब देखें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है तो जब हम कहते हैं कि जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में जो हीट को ट्रैप करती हैं ना जो हीट को ट्रैप करती हैं तो उन गैसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस बट ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो होता है ना उसको हम कह सकते हैं कि the greenhouse effect refers to the role of the carbon dioxide, methane and water vapor. कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और जो वाटर वेपर जो होते हैं जब वो अपना एक रोल प्ले करते हैं वाटर वेपर को मेंटेन करने में और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को उसकी रेंज में रखने से तो उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं तो अगर ये गैसेस जो हैं वो अर्थ में जो है तो
अपनी लिमिट से ज़्यादा हो जाएँ, बढ़ जाएँ, इनकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है, तो हर चीज़ जो होती है ना वो एक जब लिमिट में होती है तो वो अपना सही रोल प्ले कर सकती है। बट अगर उसकी लिमिट कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो वो एनवायरनमेंट के लिए और इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। तो जब ये जो गैसेस हैं जब ये बढ़ जाती हैं, इनकी अमाउंट बढ़ जाती है, तो ये जो होती है ना बहुत नुकसान पहुंचाती हैं और इनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये जो अब देखिए हम इन ग्रीन हाउस गैसेस में से ही अगर हम लोग एक बात करें, अगर हम लोग कहते हैं ना नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो होता है ना ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में जो है तो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र्स होते हैं, ठीक है? तो जिसको हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। तो और ये कैसे आती हैं, हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये आती तब हैं जब सम टाइप्स ऑफ कोल को हम बर्न करते हैं। तो जब हम कोल को बर्न करेंगे तो जैसे-जैसे वो जलेगा तो ज़ाहिर है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज़ करेगा। तो ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दी नाइट्रस ऑक्साइड की, ये भी जो है ना एक टाइप की गैस ही है, ठीक है? तो अब देखिए जब अमाउंट ज़्यादा हो जाए किसी चीज़ की या फिर कम हो जाए तो वो हवा में या हमारी एनवायरनमेंट को बहुत ख़राब करती है और पोल्यूशन कॉज़ करती है। तो इसीलिए इस ब्लैंक में ये तीनों ऑप्शंस आते हैं। The fourth blank is use of pesticides and fertilizers is causing air pollution, land pollution, water pollution, noise pollution. So the correct option is the land pollution. अच्छा, अब ये land pollution को cause कैसे करते हैं? अब पहले बात करते हैं हम fertilizers की। fertilizers उस तरह के chemicals होते हैं जब जो farmers जो हैं वो अपने crops पर डालते हैं ताकि उनकी growth हो सके। और पेस्टिसाइड्स वो होते हैं जो फार्मर्स अपने क्रॉप्स पर डालते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनको मार सकें ना। तो ये जो दोनों है ना पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स, ये दोनों एक टाइप का केमिकल होता है जो प्लांट्स पर डाला जाता है। तो अब ज़ाहिर है वो प्लांट्स जो होते हैं वो ज़मीन में होते हैं और ये केमिकल्स होते हैं, तो प्लांट्स की ग्रोथ भी हो जाती है, कीड़े भी मर जाते हैं, बट ये पोल्यूशन कॉज करते हैं। और प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में होते हैं, तो ज़ाहिर है फिर वो सॉइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन को कॉज करते हैं। तो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का जो यूज़ है वो हमारे पास लैंड पोल्यूशन को जो है तो वो कॉज करता है। ओके, देन वी हैव major cause of water pollution is chemicals, oil spillage, sewage, all of three option. सो इसमें भी हमारे पास तीनों ही आता है कि वाटर पोल्यूशन को हम जब कहते हैं कि पानी की आलूदगी, और वो केमिकल से भी होती है जब जैसे इंडस्ट्रीज़ में काम होता है तो जो एक्स्ट्रा केमिकल्स वगैरह होते हैं जो होते हैं वो नदियों में या अक्सर दरियाओं में छोड़ दिए जाते हैं। जो केमिकल्स होते हैं वो मेरीन लाइफ के लिए भी अच्छे नहीं होते और वो पोल्यूशन को भी कॉज करते हैं। देन ऑयल स्पिलेज जो होता है हम कह सकते हैं कि ये भी वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है कि जब ऑयल होता है जो हम ये इंडस्ट्रीज़ में ही जो है तो ये यूज़ होता है, तो इसमें जब मुख्तलिफ़ सी चीज़ें मिलाई जाती हैं और केमिकल्स वगैरह या कुछ भी अगर हम मतलब ऑयल में अगर कोई ऐसी चीज़ शामिल कर दी जाए जिससे जो ऑयल होता है ना वो अम, सिर्फ ओनली मशीन्स के लिए ही उनके इस्तेमाल के काबिल होता है, नॉट फॉर द एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जब ये ऑयल को गंदा करके जब ये नदी नालों में बहा दिया जाता है या फिर रिवर्स में छोड़ दिया जाता है तो वो भी जो है तो वो पोल्यूशन को कॉज करता है। देन वी हैव द सीवेज। सो ये जो है ना हम कह सकते हैं कि जब घरों का पानी और हॉस्पिटल्स का पानी, तो ये जो गंदा पानी होता है सारा जब इकट्ठा किसी एक ही नदी नाले से बह रहा होता है और वो आके एक दरिया में गिर रहा होता है या किसी साफ़ पानी में गिर रहा होता है, तो वो भी जो है तो वाटर पोल्यूशन को कॉज करता है, ठीक है? तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो हैं वो मेजर काज हैं वाटर पोल्यूशन की। देन वी हैव द इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स और द एग्जांपल्स ऑफ, इस प्लेट में हमारे पास लाइट पोल्यूशन आता है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा जो लाइट्स हैं वो एक बिल्डिंग में लगा दी जाती हैं या किसी भी जगह पर मतलब इस्तेमाल से ज़्यादा लाइट्स लगा दी जाती हैं, जो हमें जितनी लाइट्स चाहिए होती हैं उससे ज़्यादा जब लगा दी जाती हैं तो वो उनको हम लोग कहते हैं इल्यूमिनेटेड बिल्डिंग्स होती हैं।
जो बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन को कॉज़ करती हैं और जो है तो आँखों में भी चुभती हैं। ज़ाहिर है जब ज़्यादा लाइट होगी, ज़्यादा रोशनी होगी वो तो आँखों में चुभेगी। तो ये जो है तो वो लाइट पोल्यूशन को कॉज़ करती हैं और जो है तो आँखों में भी चुभती हैं। The ozone layer is present in the stratosphere, troposphere, mesosphere, exosphere. So, राइट ऑप्शन इज स्ट्राटोस्फेयर। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्राटोस्फेयर लेयर है, इसमें प्रेजेंट है। ये जो स्ट्राटोस्फेयर है ये भी एक लेयर है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्राटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारी जो हैं ये लेयर्स हैं अराउंड द अर्थ। इसे भी हम कह सकते हैं कि ये भी समझ लें कि layers हैं but not the protective layer. Protective layer is only the ozone layer, so that is present in the stratosphere. Okay, so the last link is the main reasons for excessive use of natural resources is energy, overpopulation, temperature, pressure. अब जब हमारे पास एक्सेसिव रिसोर्सेज जब यूज़ हो रही हैं तो वो सारा कुछ क्यों हो रहा है? वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। अब जैसा जैसे पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? जब पॉपुलेशन जब बढ़ती चली जाएगी तो ये जो रिसोर्सेस की, नेचुरल रिसोर्सेस की जो नीड है वो भी बढ़ती चली जाएगी। जहाँ पे ज़्यादा आबादी है वहाँ पे ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए, जहाँ पे कम है तो वहाँ पे कम चाहिए। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज इतनी यूज़ हो रही हैं और एक्सेसिव रेट पर जो है तो ये यूज़ हो रही हैं, ये सारा ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है कि आबादी जो है वो दुनिया की बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नायाब हो चुकी हैं, रेयर हो चुकी हैं मीन्स। तो वो अब जो है तो ये सारा कुछ जो हो रहा है ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। तो today we have covered the MCQs of unit number 3 also. So keep watching my YouTube channel and wait for the next video. But please subscribe, like, and share my YouTube channel. Allah Hafiz.